एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, है ना। आपने नाम तो सुना ही होगा। केमिकल बॉन्डिंग का ये छोटा सा टॉपिक, कहने को छोटा सा है लेकिन ये ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें ये टॉपिक नहीं आता हो। मतलब अगर आप बात करते हैं नीट की, जेई की, गेट की, नेट की, जीआरएफ की, सभी पेपर में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आप इस टॉपिक को पढ़ते हो, जैसे कि आप स्पेक्ट्रा के बारे में, कलर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं इस टॉपिक में आखिर ऐसा है क्या। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखो, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि एमओटी जो है ये बेस्ड है क्वांटम मैथमेटिक्स पर। ठीक है बच्चों, क्वांटम मैथमेटिक्स मतलब वैसे तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है क्वांटम का। आपने सेकंड चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसमें हमें पता चला था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका पार्टिकल और एज वेल एज वेव नेचर होता है। ठीक है, तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे आगे वाली स्टोरी में। ठीक है, मेन बात यह आती है कि आखिर हम इस थ्योरी को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी हमें इस थ्योरी को पढ़ने की, व्हाई वी स्टडी एमओटी। तो देखो, इससे पहली वाली जो थ्योरी थी वीबीटी, इसके बाद भी थी सीएफटी, इन सब में कुछ ना कुछ लिमिटेशन आई होगी। उस लिमिटेशन को एक्सप्लेन करने में ये एमओटी जो है वो सक्सेसफुल रही। ठीक है, तो क्या हुआ था, वीबीटी ने आखिर ऐसा क्या लिमिटेशन थी, क्या बताया था जिसकी वजह से एमओटी को मैदान में उतरना पड़ा। देखो क्या हुआ। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, लेकिन एमओटी के अकॉर्डिंग सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक तो बात थी एमओटी की। तो वीबीटी की और क्या लिमिटेशन थी, वीबीटी ने ऑक्सीजन को डायमैग्नेटिक बताया। मतलब वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या था, थोड़ा सा बता देती हूं मैं आपको। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, इसने बताया कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये मिक्सिंग से शेयरिंग पेयरिंग करके कोवलेंट कैरेक्टर, मतलब 100% प्योर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, मिक्सिंग होती है, इसके अंदर भी एटॉमिक ऑर्बिटल की होती है, एमओटी के अंदर भी एटॉमिक ऑर्बिटल की होती है, वो हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो इसने कहा, जैसे मैंने ऑक्सीजन का बताया, तो ऑक्सीजन में आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो देखो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1 और यहां पे आ जाएगा 2, है ना। ठीक है, एक और ऑक्सीजन है 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। देखो अगर आप यहां पे देखते हो तो y ये बॉन्डिंग कर लेगा और यहां पे आप देखते हो तो ये बॉन्डिंग कर लेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होगा, मिक्स हो जाएंगे और इससे ये जो बिहेवियर शो करेंगे ये डायमैग्नेटिक होगा, है ना। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पता है ना, जब मिक्सिंग में जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो जाए तो उन्हें डायमैग्नेटिक बोलते हैं। तो ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक थी अकॉर्डिंग टू वीबीटी, बट जब एक्सपेरिमेंटली ऑक्सीजन को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो ऑक्सीजन जो है वो मूव हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करती है। एमओटी ने इस पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी बड़ी बात जो थी, आप बाकी थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, भाई 1 या 2 या 3 एंड सो ऑन, मतलब कि एक होल नंबर मिल सकता है, या तो बॉन्ड बनेगा या फिर 1 2 3 4 ऐसे बॉन्ड ऑर्डर आपको मिलेगा। लेकिन एमओटी के अकॉर्डिंग आप सुनोगे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5, 3.5, 4.5, मतलब कि फ्रैक्शन में भी आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब जो थी हमारी। और एक और चीज बता देती हूँ मैं आपको, देखिए जरा, वीबीटी की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, जहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत फेस हुई थी, देखिए वीबीटी के अकॉर्डिंग 2 तरीके के मॉलिक्यूल में बना रही हूं। ठीक है, एक मैं बना रही हूं C2H4, देखिए जरा C2H4, आपने अल्कीन है इथीन, और दूसरा है C+C। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी C+C में
बॉन्ड होता है और एक पाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी में भी, मतलब अगर मैं वीबीटी के अकॉर्डिंग जाती हूं तो एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा और एक पाई बॉन्ड मिलेगा। मतलब कि आपको इस C2H4 मॉलिक्यूल में भी यही बॉन्ड मिल रहा है, इसके अंदर भी यही मिल रहा है, और जबकि एक्सपेरिमेंटली आप देखोगे इसके अंदर दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। दोनों के कौन से बॉन्ड होते हैं? पाई बॉन्ड। तो भाई ऐसा कैसे हुआ? ठीक है, तो इन सब चीजों को समझने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कार्बन के अंदर कार्बन का जो एक्स ऑर्बिटल है और इस कार्बन का भी जो एक्स वाला ऑर्बिटल है वो मिक्स नहीं हुआ है। मतलब y, इसका y, ये इसकी मिक्सिंग हुई है, और इसके जो z है, pz आप कह सकते हो, इसकी मिक्सिंग हुई है, बीच में कुछ भी नहीं है। ये सब हमें एक्सप्लेन किया एमओटी ने कि किस तरीके से हमें सिर्फ पाई बॉन्ड मिलता है, ना कि सिग्मा और पाई। ठीक है, बाकी लिमिटेशन तो और भी थी, थोड़ी बहुत और भी हैं, लेकिन मेन लिमिटेशन जो हमारे लिए यूजफुल होगी वो हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं, यहाँ पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ था ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू वीबीटी डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। तो वो चार ऑप्शन थे, तो आप उसमें से देख लेना। ऑक्सीजन वीबीटी के अकॉर्डिंग डायमैग्नेटिक था, लेकिन वही ऑक्सीजन जो है एमओटी के अकॉर्डिंग पैरामैग्नेटिक था। ठीक है, तो ये हमारा, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए जरा क्या है एमओटी में। एमओटी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि जैसे कोई ना कोई थ्योरी होती है ना जो इस चीज को आगे बढ़ाती है कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। तो इनकी एक थ्योरी थी, कौन सी? LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब लीनियरली कंबाइन होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल और क्या बनेंगे? एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब, जिस तरीके से मेरे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां होगी? अभी मेरे घर पे होगी। ठीक है, उसी तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल में ऑर्बिटल, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा ऑर्बिटल में होती है। ठीक है, तो वही एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का क्या है? घर है अपना। ठीक है, मतलब ऑर्बिटल है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल आप समझ गए होंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी आप समझ गए होंगे। ऑर्बिटल है, लेकिन अब किसका है कि उस मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी कहां होगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर होगी। ठीक है, तो ये एमओटी के अकॉर्डिंग देखोगे अगर आप कि ये जैसे मान लो आप लेते हो हाइड्रोजन एटम, मैं ले रही हूं यहाँ पे, या फिर एक बार मैं एग्जांपल देती हूँ कार्बन का। देखो कार्बन की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। ठीक है, ये तो सभी को पता होगी ना बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ ली होगी। ठीक है, अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो वीबीटी ने क्या कहा था कि जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1s2 2s2 2p2, वीबीटी के अकॉर्डिंग सिर्फ ये आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है यही पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, यही पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू एमओटी ये भी पार्टिसिपेट करेगा और ये भी पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे बेशक कम करें। इनका कैरेक्टर पार्टिसिपेशन का ज्यादा होगा, इनका कम होगा, लेकिन पार्टिसिपेट दोनों ही करेंगे, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। अकॉर्डिंग टू वीबीटी सिर्फ बाहरी शेल ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यहां से भी एक वीबीटी की कमी थी ये, क्योंकि 1s2 है 2s2 है 2p2 है, या फिर जितने भी मॉलिक्यूल है एमओटी के अकॉर्डिंग जितने भी मॉलिक्यूल है उन सबके अगर एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं तो उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे और वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो देखो जरा क्या होता है इसके अंदर, थोड़ा सा बताती हूँ मैं, ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। कि जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, हाइड्रोजन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ठीक है, तो आप अगर देखोगे कि ये हाइड्रोजन मैंने यहां लिख दिया और दूसरा हाइड्रोजन मैंने यहां लिख दिया, मतलब आपको जो हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं। इसका कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। इसका कितना है? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एमओटी के अकॉर्डिंग ये मिक्स होना है। ठीक है, मतलब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक्स एक्सिस पे मैंने शो किए हैं, इस H को इस तरफ, इस H को इस तरफ। क्या होगा? ये आपस में जब मिक्स होंगे, अब सुनो, मैंने जो एक पहले बात बताई थी वो मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर भी होता है, और अगर वेव कैरेक्टर है तो हमें पता है कि वेव जो है वो इंटरफेरेंस फिनोमिना शो करती है, मतलब कि आप कह सकते हो कि सेम जो हमारे पास फेज है उसमें कंबाइन होती है, डिफरेंट फेज में क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। मतलब आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, तो आप कह सकते हो कि ऐसा हो सकता है भाई कि ये जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिटल के अंदर, ये वेव नेचर शो करेगा। तो मान लो ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से इसका वेव बनाई है मैंने। अगर ये भी इलेक्ट्रॉन है और आप इसको भी, मतलब ये सेम फेज में जा रहे हैं दोनों, तो क्या होगा? एडिशन होगा। बट हमें क्या पता, ये तो क्या हो सकता है कि जरूरी थोड़ी ना है ये ऐसे ही जाए, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसे जा रहा होगा, मतलब इस तरीके से वेव अगर उसकी आ रही होगी तो दूसरे वाले की ये ऐसे ऑपोजिट फेज में जा रहा होगा, है ना। तो मतलब हम कह सकते हैं जब दो वेव आपस में सेम फेज में जाती है तो एडिशन हो जाता है। ठीक है, एडिशन होगा तो आप क्या कहते हो इसको कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, और अगर आप यहां पे देखते हो कि दोनों वेव ऑपोजिट फेज में है तो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगी, और कैंसिल आउट कर देगी तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये मैं क्यों बता रही हूं, अभी आगे जिक्र करूंगी इस चीज का। देखिए, दो वेव है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगी मतलब एडिशन हुआ है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एडिशन हो रहा है, तो इनकी जो स्टेबिलिटी है, दोनों ऐड हो रही है, स्टेबिलिटी भी ऐड हो जाएगी, मतलब कि इस वाली वेव की अच्छी खासी आएगी ना, ये वाली वेव बढ़ चढ़ के आएगी, ये वाली वेव, तो इस वाली वेव की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इस वाली वेव की, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हम पोस्टुलेट में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया यहाँ पे, क्या कहा मैंने कि वेव दो तरीके के नेचर शो कर रही है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब एडिशन हो रहा है, दोनों वेव का सेम फेज में है, तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, ऐड हो रहा है तो स्टेबिलिटी भी ऐड होगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और इस वेव की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जरा मैं जो बता रही हूँ यहाँ पे आपको, देखो बच्चों, मैंने कहा इसका एटॉमिक ऑर्बिटल यहां लिखा, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल यहां लिखा। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर? एमओटी के अंदर सबसे बड़ी बात, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो ही बनते हैं। मतलब अगर n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ठीक है, तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे मिक्स हुए हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि एक की एनर्जी कम हो गई, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक की एनर्जी ज्यादा हो गई। ठीक है, मतलब मैंने कहा था कि अगर दोनों सेम फेज से आते हैं तो क्या होगा? एडिशन होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब एनर्जी कम हो जाएगी। अगर दोनों डिफरेंट फेज से आते हैं तो क्या होगा? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कुछ शो किया है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा एमओटी का जिक्र कि इस तरीके से हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, अब पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं एमओटी की। देखिए जरा, अब हम पढ़ते हैं पोस्टुलेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, पहली पोस्टुलेट क्या है बच्चों? थोड़ा सा मैंने बता भी दिया था आपको
कि इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की मतलब आप मॉलिक्यूल का अगर बात करते हैं तो मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां मिलेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, वही बात है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर एटम का इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वही सेम ही चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। ठीक है, कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। ठीक है, वीबीटी ने ऐसा कुछ नहीं बताया था, वीबीटी ने सिर्फ कहा था कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और हमारे पास क्या बन जाएंगे, वो कोवेलेंट कैरेक्टर से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी। जैसे एस है पी के साथ मिक्स हो रहा है, एस है डी के साथ पी और डी भी मिक्स हो रहे हैं साथ में। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या है कि अगर आपने दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए, सेम एटम के भी डिफरेंट के भी, ठीक है, उनको मिक्स किया बच्चों आपने, तो आपको दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। ओके, चाहे सेम एटम के हो चाहे डिफरेंट एटम के हो। नंबर थर्ड, इसी के बेस पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। क्या कह रहा है ये कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जिसने इसको समझ लिया मतलब सब चीज समझ में आ गई। कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब कि एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ वही आपस में कंबाइन होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, कंपेरेबल होगी। मतलब कि आप कह सकते हो नियर, दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए। अगर सेम भी हो सकती है, नियरली सेम भी हो सकती है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस हो वो चल जाएगा, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं चलेगा। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, होमोएटॉमिक ले रही हूँ पहले मैं, H2, N2, ये सब होमोएटॉमिक है, सेम एटम से मिलकर बने हैं। तो इसमें देखो होमोएटॉमिक में 1s का ऑर्बिटल, ठीक है, मैंने हाइड्रोजन का केस लिया है। देखो H2 का केस मैं ले रही हूँ, तो हाइड्रोजन में क्या है 1s, इसका ही ऑर्बिटल हो गया। दूसरा हाइड्रोजन, इसका 1s। आप बताओ जरा, सेम ही एटम है तो भाई एनर्जी बिल्कुल क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है, तो सिमिलर होगी तो आपस में कंबाइन होंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है कि नियरली सेम की, तो देखो जरा हेटेरोएटॉमिक मैंने HF ले लिया, तो जब HF का पूरा एमओ डायग्राम बनाओगे, आपको जब ये सब कुछ आ जाएगी अच्छे से लास्ट तक, तब आप HF का भी एमओ डायग्राम इजिली बना पाओगे। तो उसमें आप देखोगे कि हाइड्रोजन के 1s की एनर्जी फ्लोरीन के 2pz के साथ सिमिलर सी होगी, मतलब नियरली सेम एनर्जी होगी। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। ठीक है, मतलब कंपेरेबल एनर्जी वाला, या फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल सेम एनर्जी हो या थोड़ा सा डिफरेंस हो, चल जाता है। अब देखो प्रॉपर सिमेट्री भी लिखा है ना मैंने यहाँ पे। प्रॉपर सिमेट्री का मतलब क्या है कि जैसे px भाई इस ये px है, ये px है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, मतलब प्रॉपर सिमेट्री से मैच कर जाएंगे। बट अगर आपने px और pz अगर ले लिया या px और py अगर ले लिया, तो आप सोचो एक लोब आ रही है इस साइड से, दूसरी लोब आ रही है इस साइड से। ठीक है, एक इस साइड से एक इस साइड से। आप ये देखिए जरा, इसकी लोब ऐसे है, इसकी लोब ऐसे है, मतलब ये ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, यहाँ टकरा जाएगी। क्या लोब के साथ इंटरेक्शन किया इस लोब ने? नहीं ना। तो सिमेट्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री सही होगी तो आपस में मिक्स हो जाएंगे और फिर से मिक्स होने के बाद क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक हमारा ये तीसरा पोस्टुलेट था। देखो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, मतलब कि आपने एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, ठीक है बच्चों, तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन भरने होंगे। ठीक है, जैसे कि आप एक एटम है, मान लो आपने कार्बन लिया, तो कार्बन में क्या होता है 1s2 2s2 2p2, है ना, ऐसे ही होता है। तो आपने वहां भी तो इलेक्ट्रॉन फिल किए थे। ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर भी जब आप मिक्स कराओगे तो वो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उन सबको आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मिक्स करोगे। तो जब आप मिक्स करोगे तो आपको मिक्स करते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना है, कुछ रूल है जो ध्यान में रखने हैं। वो रूल आपको पता है, जैसे अबाव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन रूल, इनको वायलेट नहीं करना है। मतलब अगर मैं अबाव प्रिंसिपल की बात करूं, थोड़ा सा आपको याद दिला दूं
कि जैसे आपने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, ठीक है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन आपने s में भरे, फिर 2s के अंदर आपने फिल किए, उसके बाद 2p एटॉमिक ऑर्बिटल जो था उसके पास कितने ऑर्बिटल थे, 3 है ना। तो x में कितना आ गया 1, y में कितना आ गया 1, z में नहीं है। मतलब इस तरीके से आप नहीं भर सकते हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन को आपने इसी में फिल कर लिया, ठीक है। ये किसका था हमारा, अच्छा ये हुंड रूल था। मतलब पॉली एक्सक्लूजन की अगर बात करो तो आपने 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, मतलब कि आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इनको भरा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अबाउ का मतलब क्या, बिल्डिंग अप होना, मतलब कि आप इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के क्रम में भर रही हो, ओके। तो यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन क्या था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के NLMS जो क्वांटम नंबर था उनकी वैल्यू सेम नहीं आती थी, ठीक है। सेम आ गई मतलब कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं था। हुंड रूल क्या था, ये वही था जो भी बताया भाई, कि इलेक्ट्रॉन जो है एक साथ डीजेनरेट ऑर्बिटल में पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, अगर ज्यादा है फिर पेयरिंग करोगे, ये गलत हो जाएगा और ये सही होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से था। अब बनाते हैं अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। देखो जरा इसके अंदर क्या है, इस डायग्राम के अंदर इस तरीके से आपको बनाना है। सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, एनर्जी और एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। क्या आपको, जैसे मान लो आप हाइड्रोजन का बना रहे हो, सबसे बेसिक है, सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हो एटॉमिक नंबर 1 पे आता है ना, इसीलिए इसको बता रही हूं। उसके बाद हम नाइट्रोजन का जिक्र कर लेंगे। देखो हाइड्रोजन को जब आप बात करोगे तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ये देखो भाई, ये y एक्सिस पे आप एनर्जी के बारे में बताओगे और x एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे आप इनके इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करोगे। मतलब ये एटॉमिक ऑर्बिटल x एक्सिस पे लिखोगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल x एक्सिस पे लिखोगे। इसका एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है 1s1, इसका भी क्या है 1s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, कितने इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को आप भरोगे, कितने इलेक्ट्रॉन है उसको आप भरोगे। ये दोनों इक्वल होने चाहिए भाई, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना कि ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। इक्वल मतलब कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एनर्जी यहाँ कंपेयर कर लो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, कंपेरेबल एनर्जी, क्यों, क्योंकि दोनों सेम ही तो एटम है, तो एनर्जी डिफरेंस कैसे होगा। तो अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, देखो कुछ इस तरीके से कंबाइन हुए, और कंबाइन होने के बाद एक तो हमारा क्या बन गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो आ रहा था उसको हम नाम देंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो आ रहा था उसको हम नाम देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक ऑर्बिटल का, जब आप इसमें मिक्स करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इस तरीके से आएगा और दूसरा उसको पेयर अप कर देगा। अब आप कहोगे कि दोनों ही नीचे क्यों गए, तो आपको पता है भाई कि जब ये मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद इनकी एनर्जी लोअर हो जाएगी, तो लोअर मतलब बॉन्ड बनाया है इन्होंने तो बॉन्डिंग में चले जाएंगे। मतलब स्टेबिलिटी हाई है और एनर्जी जो है इनकी वो क्या है, लो है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आ गया एंटी बॉन्डिंग। आप शो कैसे करेंगे, देखो एटॉमिक ऑर्बिटल को तो आपने कर लिया शो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर यहाँ भी कर लिया आपने शो। इसको कैसे करोगे, देखो ये पहला जो बॉन्ड बना है इनका 1s ऑर्बिटल का जो बॉन्ड बनता है 1s और 1s का, वो सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड, ठीक है। तो आपको वही बात याद रखनी है, सिग्मा बनेगा और कौन सा है ऑर्बिटल 1s है हमारा, ठीक है, सिग्मा 1s। यहाँ पे क्या है मेरे पास सिग्मा 1s स्टार, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ स्टार से। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 है ना, तो सिग्मा 1s है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करोगे तो आप H2 का कैसे लिख दोगे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अब ये है हमारे, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो कैसे, सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन स्टार में क्या है, नहीं है, तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। यहां से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, सुनिए जरा, यहां से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, देखिए H2 बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर समझते हैं कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है बच्चों। बॉन्ड की स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड कितना ताकतवर है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड से क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, डबल बॉन्ड ज्यादा ताकतवर है, ट्रिपल बॉन्ड और भी ज्यादा ताकतवर है।
मतलब बॉन्ड ऑर्डर ट्रिपल का ज्यादा, फिर डबल का, फिर सिंगल का, सेम है, ऐसा ही होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे, फॉर्मूला है 1/2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो 1/2 बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 है, तो आप 2 लिख दोगे। एंटी बॉन्डिंग में नहीं है तो 2/2 1। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से देखो, आपने जब बॉन्ड बनाते हो H का तो आप ऐसे ही तो लिखते हो HH कोवेलेंट बॉन्ड, तो वही तो आया है 1। लेकिन ये तो कोई भी थ्योरी प्रूव कर देगी, HH में सिंगल बॉन्ड है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। इसके अलावा जो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, इसके अलावा जो थोड़े से N2 है, O2 है, उन सब के बारे में भी ये MOT इसी तरीके से बता देगी। H2 का समझ में आया? अब सुनो, H2 को मैंने यहाँ पे बना दिया, तो क्या मैं अब आयनिक मॉलिक्यूल का बना सकती हूँ, मतलब H2 नेगेटिव, ये तो एनायनिक हो गया, ये कैटायनिक हो गया। हाँ, कैसे देखो, -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो अब क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, एटॉमिक ऑर्बिटल में कौन था, H था। मैं एक बार बता देती हूँ दोबारा से आप लोगों को, देखिए जरा, सब कुछ सेम ही है। ठीक है, ज्यादा इस पे देखो, देखो यहाँ पे मैं कह रही हूँ H2 नेगेटिव, इसकी बात कर रही हूँ मैं, मतलब एक H है और एक H नेगेटिव है। ध्यान दो, H में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, वही बात है। H नेगेटिव, H में एक इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव मतलब एक और एड अप हो गया, एडिशन हुआ, तो आपने एक और इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का ऐड होके बॉन्डिंग बनाएंगे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बच जाएंगे, देखो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई हो गई, और जिसकी एनर्जी हाई हो जाती है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसकी इस ओवरऑल स्ट्रक्चर, मतलब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, देखिए जरा बॉन्ड ऑर्डर क्या बताएगा, 1/2 बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग 1, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1/2, मतलब 0.5। H2 का बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास आ रहा था 1, इसका आया मेरे पास 0.5। ठीक है, अब ऐसे ही आप H2 पॉजिटिव का निकालेंगे। एक बात ध्यान में रखेंगे, जब भी किसी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग में चला गया, जैसे इसमें गया है, तो समझ लेना भाई एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी बढ़ गई, स्टेबिलिटी कम हो गई। ठीक है, अगर बॉन्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो आप बता सकते हो इसकी स्टेबिलिटी हाई है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, इसकी लो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसमें है, एंटी बॉन्डिंग में चला गया है। ठीक है, यहां से तो चलो इजीली बता रहे हो, सेम बॉन्ड ऑर्डर आ जाए तो वहां भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे H2 पॉजिटिव का केस लेती हूँ, तो देखो H2 पॉजिटिव का ले रही हूँ, तो यहाँ पॉजिटिव दिखा देते हैं, पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव, H एक इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव मतलब 9 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि H के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, और पॉजिटिव मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन दे दिया भाई किसी को, तो 9 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। ठीक है, ये भी चला जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। तो हम देखिए जरा बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, इजी है ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसमें एक भी नहीं है तो एक ही आएगा ना नीचे। 1/2 बॉन्डिंग आ गया 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, और एंटी बॉन्डिंग हो गया 0, तो 1/2 कितना, 0.5। अब बात आती है कि H2 नेगेटिव का भी 0.5, H2 पॉजिटिव का भी 0.5, तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आया, H2 का ज्यादा आया, तो लो भाई ज्यादा H2 का आया। उसके बाद दोनों का बराबर है, अब मैं कैसे ऑर्डर लिखूं, तो देखो मैंने बताया था आपको हर चीज ध्यान में रखनी है। H2 के अंदर इलेक्ट्रॉन, जो H2 पॉजिटिव के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में है, H2 नेगेटिव के अंदर एंटी बॉन्डिंग में चला गया था, तो पहले आ जाएगा H2 पॉजिटिव, क्योंकि ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड लेंथ उसका ऑपोजिट होगी ऑर्डर, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसकी लेंथ सबसे कम है ना, ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना, छोटा हो गया, लेंथ सबसे कम हो गई, तो ट्रिपल, फिर डबल, फिर सिंगल, सिंगल सबसे बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड ऑर्डर कह सकते हैं। ठीक है, ये उसका ऑर्डर। सेम ऐसे ही बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहां से अगर आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, H2 नेगेटिव पहले आ जाएगा, फिर H2 पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर H2 आ जाएगा। और क्या निकाल सकते हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है,
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा उतना अच्छा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा और उतना ही कलर आएगा, मतलब इसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। ऐसे ही आप बात करेंगे H2 नेगेटिव की, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। आप H2 की बात करोगे तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा था, बॉन्डिंग में चले गए थे ना सारे, तो बच्चों क्या होगा भाई, पेयर अप हो गए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, तो उसके अंदर डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। मतलब आपने क्या सीखा कि ये ऑर्डर सीख लिया आपने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दोगे ना 1s1, ठीक है, ये भी सीख लिया आपने। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर सीख लिया आपने, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पता लग गया आपको, ठीक है। जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के आते हैं वो और थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए H2 नेगेटिव H2 पॉजिटिव, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने बना लिया था, है ना। अब हम बाकी जो बच रहे हैं He2, B2, C2, N2, O2, F2, होमोएटॉमिक का केस बता रही हूं मैं। हेटेरोएटॉमिक में जो आपके पेपर तक सीमित है वो थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूंगी आपको। देखो जरा He2 का अगर आप बात करोगे तो ये आप बल्कि खुद बना लोगे, हम N2 की बात कर लेते हैं। आप पहले देखो कि मैंने यहाँ पे लाइन लगा के O2 F2 का यहाँ बनाया है, N2 तक मैंने यहाँ बनाया है, तो क्या बताना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे, पहले O2 F2 के में आओ। देखो आप जब देखोगे ये S का है, ठीक है, मतलब यहाँ पे मान के चलो N2 का देख लो आप पहले, N, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों सेम ही एटम है, तो एनर्जी जो है वो सेम होगी। तो ये नाइट्रोजन का जो है ये 1s ऑर्बिटल होगा, ये 2s होगा, ये 2p होगा। ऐसे ही ये 1s ऑर्बिटल होगा नाइट्रोजन का, ये 2s ऑर्बिटल होगा और ये 2p होगा, मतलब 2px, 2py, 2pz, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, ठीक है। हाफ फील्ड होता है तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, ऐसे ही 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, 2 इसमें, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 4 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, 2 इसमें। यहाँ पे देखिए जरा, इसको गौर करिए, यहाँ N2 तक आप जब P में P और P मिलके 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक सिग्मा, 2 पाई बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 पाई होंगे वो नीचे चले जाते हैं, और जो PZ होता है मतलब PY, PX, PY नीचे चले गए तो PZ ऊपर चला जाएगा। ये सब ऐसा है ना भाई, जैसे कि बच्चों आपको मैं बताऊंगी सिग्मा और पाई में डिफरेंस होता है ना। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। तो डिजनरेसी उनकी जब फॉर्म होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, तो वहां डिजनरेसी जो है वो वहां पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब पाई की एक जैसी रहेगी डिजनरेसी और सिग्मा की अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे पाई जो है नीचे आ जाएंगे और जो सिग्मा है वो ऊपर चला जाएगा। ये सब sp मिक्सिंग की वजह से होती है। तो आपके लिए जो जरूरी है वो क्या है कि आपको ये पता लग गया, P के अंदर आप थोड़ा सा याद कर लेना कि ये PY का है, ये PX का है, ये PY का है और ये PZ का है। ऐसा जरूरी नहीं यही PZ का होगा, आप इसको बोल सकते हैं कि ये Y का है, ये Z का है, ये X का हो सकता है। वो तो वो है जिसको आपने सिग्मा बॉन्ड बनाया है जिसके जरिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूं तो ये मैं लिख सकती हूँ सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार। यहाँ देखिए मैंने कहा है दोनों पाई के हैं, तो मैं इस तरीके से लिख रही हूं कि पाई 2p x मान लिया, मान लो मैंने इसे, तो ये पाई 2p y, ये क्या हो जाएगा पाई 2p z, ठीक है। ये सब स्टार में चले जाएंगे। इतना समझ में आया। अब जरा ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 पहले ऐसे भरोगे क्योंकि डीजनरेट है, 3 4 ऊपर वाला अलग है ना, तो पहले इन्हीं को ही कंप्लीट करोगे, 5 6, ठीक है। भर दिया आपने। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए x में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए। तो इस तरीके से आप इनका क्या लिख सकते हो, आप इनकी एनर्जी ऑर्डर लिख सकते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। देखो लिखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार में भी 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार, है ना, स्टार वाले में भी 2 गए हैं। अब देखो 2px पाई 2px2 पाई 2py2, और इसके बाद कौन आया मेरे पास
पाई 2p(z)(2). मतलब आप अगर एनर्जी के ऑर्डर में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा 1s2, फिर ये 2s, फिर 2s का स्टार। इन दोनों की एनर्जी कंपेरेबल है, तो आपको ये साइन नहीं लगाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला इक्वल लगाना है, क्योंकि एनर्जी कंपेरेबल है। 2p(z)(2) ऐसे स्टार आ जाएंगे तो उनको आगे लिख देना भाई, ठीक है, समझ में आया। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर दी है हमने। अच्छा, ये क्वेश्चन नीट के अंदर आया हुआ है ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे नहीं, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे थोड़ा और बढ़ा देना, इलेक्ट्रॉन जहां भरे जाएंगे, ठीक है। पर इतना याद रखना, ऑक्सीजन के अंदर आप ये 2pz नीचे लिखोगे, 2px और 2py ये ऊपर लिखोगे, फिर आपको एनर्जी डायग्राम में एनर्जी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है O2 और F2 के केस में, ठीक है। Ne2 की अगर बात करते हो आप, नोबल गैस है, दूसरी नोबल गैस के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगी क्योंकि खुद से स्टेबल है। बाकी आप इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना, उससे आपको पता लग जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आता है तो इसका मतलब उन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, उनके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि वो खुद से स्टेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ गया, सुनो। N2 का आपने इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर ली, मोलिकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया आपने देख लिया कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए। ये भी पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड में, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। बॉन्ड ऑर्डर देख लिया, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना भाई, कितना आएगा 1/2। बॉन्डिंग देखो भाई, सब नीचे वाले सारे बॉन्डिंग होंगे, ठीक है। अब देखो, ये इससे कैंसिल आउट कर देना, ये इससे कैंसिल आउट कर देना, सिर्फ लास्ट वाले का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना, सेम ही आता है, ठीक है। 2 4 6, तो बॉन्डिंग 6 और ऊपर एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो 3 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, ओके। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। अगर आप N2 नेगेटिव का निकालना चाहते हैं तो H2 नेगेटिव की तरह निकाल लीजिए, आप N2 पॉजिटिव का निकालना चाहते हैं तो H2 पॉजिटिव की तरह बॉन्ड ऑर्डर में लिख दीजिए, बॉन्ड लेंथ में लिख दीजिए, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, वो सब बता दीजिए, एनर्जी ऑर्डर लिख दीजिए, ठीक है। आपके पेपर में इतने क्वेश्चंस एक सब आते हैं। अब थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में जो बोला था कि जो C2 है उसके अंदर दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, वो कैसे होते हैं, देखो यहीं से आइडिया दे देती हूँ मैं किस तरीके से पाई बॉन्ड है। C2, ठीक है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ तो पहले तो नाइट्रोजन मैं हटाती हूँ यहाँ से। C2 है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ये हट जाएगा। और लीजिए जरा गौर करिए, यही तो है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो 6 को आपने फिल किया, एक पेयर अप हो गया, 1 2 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 पहले इन्हें ही पेयर अप करोगे, ओके। तो आप देखो जरा, डायमैग्नेटिक है और सिर्फ पाई बॉन्ड बना रहा है, लास्ट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिर्फ पाई बॉन्ड बना रहे हैं। सिग्मा, हाँ अंदर वाले सिग्मा बनाएंगे, 1s और 2s तो सिग्मा ही बनाएंगे ना, लेकिन ये जो हमें बना रहा है ये पाई बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए हमने कहा C डबल बॉन्ड C जब हम लिखेंगे, डबल बॉन्ड देखो जरा, डबल बॉन्ड C जब हम लिखेंगे तो ये भी पाई होगा, ये भी पाई होगा। ये MOT ने ही हमें बताया है, ठीक है। आपसे कई बार पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन कि C2 जो है वो सिग्मा पाई रखता है या दोनों पाई रखता है, दोनों सिग्मा रखता है, दोनों हमारे पास नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप इसमें से बता सकते हैं। B2 के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे हुए हैं एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, तो आप निकाल सकते हैं 2p1 और 2p1 यहाँ पे हो जाएंगे, पेयरिंग कर जाएंगे, पेयरिंग करेंगे तो देखो जरा, पेयरिंग करने से यहाँ पे आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, तो आपको लिखना है 2 है। इवन ये B2 का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो गेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, समझ रहे हो। गेट का एग्जाम मतलब कि बहुत कह लो ठीक ठीक लेवल का आता है, अच्छा खासा लेवल आता है उसका, उसमें पूछा गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सोचो आज आप ये कर लेते हो तो आप केमिकल बॉन्डिंग जो है वो गेट तक आपको काम आएगी, समझ में आया इतना। तो ये हमारी केमिकल बॉन्डिंग थी। देखो जरा वो क्वेश्चन थोड़े थोड़े बता देती हूँ जो नीट जेई में आए हुए हैं। देखिए बच्चों, आपने N2 का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाला, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया आपका 3 आया था, ठीक है, इससे पहले ही हमने पढ़ा है 3 आया है। तो सुनो कैसे आप याद रखोगे, N2 7 2 14, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 14 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 3। अब ऐसे ही मैं अगर लिखूं ऑक्सीजन, फिर मैं लिखूं फ्लोरीन, तो देखो जरा इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 8 2 16, 9 2 18, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ 3 है, आप 0.5 कम कर देना है,
ठीक है, मतलब 14 फिर 15 फिर 16 फिर 17 फिर 18, मतलब अगर 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो आप 15 जो होंगे जिसके भी इलेक्ट्रॉन 15 निकलते हैं आप उनका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 कर देना, जिसके 16 निकलेंगे उसके 2 कर देना, 17 के 1.5 और इस तरीके से 1, इस तरीके से चलता। हाँ 18 में नहीं होगा ये लागू, ठीक है 17 तक। इसके बाद आप आगे आओगे, मान लो 13 आए टोटल ऐड करने के बाद उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब आपने ऐड किए तो फिर से 0.5 माइनस कर देना, 12 आया तो 2 कर देना, 11 आया तो 1.5, 10 आया तो 1। कैसे, मतलब हर केस में लागू नहीं है, ये पहले ही बता देती हूँ। जैसे मान लो आपके पास है, हमारे पास Cn, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 एटॉमिक नंबर लिख लो 6 होते हैं क्योंकि उसका 7 ही लिखा था हमने। इसके कितने होते हैं 7। 13 है, 13 तो 13 के लिए आप लिख सकते हो कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2.5। ये सिर्फ एक ट्रिक है, ठीक है, जो आपको सबके लिए मैं पहले ही बता रही हूँ। ये सिर्फ एग्जाम में क्या होता है जल्दी से आपको करने की ट्रिक आनी चाहिए उसके लिए है। बट वहीं अगर आप BF में अगर आप जाते हो तो BF में अगर आप देखते हो B का कितना होगा हमारे पास, एटॉमिक नंबर होंगे 5 और इसका होगा 9, 14 होगा तो 14 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 आना चाहिए, बट एक्चुअली में इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, तो ये सबके केस में अप्लाई नहीं होता, इसके केस में नहीं हुआ है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, सिर्फ Cn, CO, N2, N2 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव, जैसे N2 नेगेटिव का निकालना हो, अब इतना बड़ा डायग्राम बनाओगे फिर सब कुछ करोगे, एग्जाम में तो कम टाइम होता है, तो क्या करना 7 2 14, 14 प्लस 1, 14 प्लस 1 15, 15 कितना बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, ऐसे कंपेयर करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज आपको इतना ही करना है, सारा जो पढ़ाया है आपको पढ़ के आना, क्वेश्चंस उससे रिलेटेड करना, बाकी DPP आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।